प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम जो ये कानून लाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी नेचर है वो प्रोटेक्ट हो सके। जैसे तो बहुत सारे कानून भी तो आए थे, जैसे एयर प्रोटेक्ट वो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। और साथ साथ में अब एक की फिलोसफी के रूट क्या है इकोलिज्म के, जैसे ये बायोसेंट्रिज्म और इकोसेंट्रिज्म। जो इकोलिज्म बेसिकली चैलेंज किसको करता है, एंट्रोसेंट्रिज्म, मतलब इसमें क्या है, ये ह्यूमन है, इसको अपने आप ह्यूमन सेंटर मानता है। और जो बायोसेंट्रिज होता है, इसमें क्या है कि जो लिविंग बीइंग की भी इतनी वैल्यू है जितनी इनहेरेंट वैल्यू, मतलब सबकी अपनी वैल्यू। इकोसिस्टम में क्या होता है, इसमें नेचर को हमें कंसर्न देना देते हैं। और जो साथ साथ में जैसे इकोसिस्टम के साथ साथ जो नॉन लिविंग एलिमेंट नेचर है, जैसे रिवर माउंटेन है, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, फिर होलिज्म का वही कंसेप्ट है, इंटरकिटी का, इंटरकनेक्शन का। फिर रिजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, हमें लिमिट की ग्रोथ करनी चाहिए। कॉलेजेस ने आर्ग्यू किया था कि हमें एंडलेस ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमें जितनी जरूरत है उतनी ग्रोथ करनी चाहिए हमें, ठीक है। ओके, लिमिट, हमें अपनी ग्रोथ पे क्या करना चाहिए, लिमिट रखना चाहिए। अब स्टूडेंट है वेव्स, ठीक है, हम वेव्स पढ़ेंगे। वेव्स हो गई हमारी। हाँ, वेव्स और वेव टाइप बस। हाँ, ये कंटिन्यू पार्ट है ना। ओके, अब वेव्स है, जो वेव्स जो इकोलॉजी में बेसिकली क्या डील करती है, देयर इज अ रेवोल्यूशनरी फेज, मतलब क्या चेंजेस आया है इकोलॉजिकल थॉट में, मतलब जो इकोलॉजिकल थॉट है उसमें क्या चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न जो इंक्रीज हुए हैं, कैसे वो पॉलिटिक्स से रिलेट हुए, कैसे सोशल मूवमेंट हुई है, कैसे ये आइडियोलॉजी ने फ्रेम अप किया है, क्या इसकी ग्रोथ हुई है, क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कैसे जो इसने इकोलॉजी मूवमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, जैसे चेंजेस, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जैसे कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है वहाँ पे क्या उसको कैसे सॉल्व आउट किया है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को, कैसे टेक्निकल एडवांसमेंट को, कैसे सोशल इश्यूज को इन्होंने एड्रेस किया। ओके, अब थर्ड वेव आई थी, इसको रेडिकल इक्वलिज्म बोला जाता है, 1980 से 2000 के बीच में आई थी ये जो थर्ड वेव थी इस, ठीक है, बेसिकली रेडिकल इन्वायरमेंटल आइडियोलॉजी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्वायरमेंटल कंसर्न राइज किए थे, साथ साथ में इन्होंने सोशल जस्टिस मूवमेंट की थी, और साथ साथ में इन्होंने क्रिटिक किया किसका था, इंडस्ट्रीज का, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, कैपिटलिज्म का, हर एक स्ट्रक्चर का। इसमें क्या आया था, डीप इकोलॉजिस्ट आए थे, इको फेमिनिज्म आया था, इको अनार्किज्म, इको सोशलिज्म, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। डीप इकोलॉजी किसने डेवलप की थी, इसने की थी एंस लुइस ने। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि ये कैसे ह्यूमन, सॉरी, कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, ठीक है, कैसे वो बायोसेंट्रिक है, कैसे उसकी जो लाइफ है, कैसे ये ह्यूमन की जो लाइफ है, और कैसे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो एक बायो सेंट्रिक वर्ल्ड वाइड कैसे एनवायरमेंटल को शेयर करते हैं, ठीक है, ये डीप इकोलॉजी बोलते हैं। इको फेमिनिज्म बोलते हैं कि कैसे ये जो बेसिकली किसको हाईलाइट करते हैं, ये बोलते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि वुमेन का ऑपरेशन हो रहा है, वुमेन को दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पेट्रियार्की सोसाइटी में जो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा एनवायरमेंट का डिग्रेड हो रहा है। इन्होंने इसे ये बोला। जो इको अनार्किज्म और इको सोशलिज्म है, ये जो मूवमेंट है कनेक्टेड है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बताया कि कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हमारे वातावरण है कैसे इसका विनाश हो रहा है, कैसे इसमें इन्होंने क्रिटिक किया है कैपिटलिज्म क्लास का, कैसे जो पावर ऑफ सेंट्रलाइज होती है, किसके वजह से, सेंट्रलाइज पावर की वजह से जो एनवायरमेंटल है वो प्रोटेक्शन, उसके वजह से क्या होता है, हमारी जो एनवायरमेंटल डिप्लेट होती है, कैसे हम डिसेंट्रलाइज के थ्रू, नॉन अनार्की के थ्रू, कैसे हम सिस्टम को, कैसे हम अच्छी तरह से गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। और जो सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, बेसिकली ये कंसेप्ट बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट बताते हैं, जो किसमें पॉपुलराइज हुआ था, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में आया था 1982 में। इन्होंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि हमें अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करना है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ताकि जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मीट आउट कर सके, ठीक है, उनको भी यूज कर सके। 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो दी जेनेरियो में। यहाँ पे इन्होंने क्या है, ग्लोबल अवेयरनेस राइज की थी। यहाँ पे इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पे कॉर्पोरेशन रखा गया, कॉर्पोरेट हुआ था, कॉर्पोरेशन रखा गया, संस्था हुई थी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय
कॉर्पोरेशन हुआ था कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गुड, ओके। ओके, फिर हमारी जो फोर्थ वेज है उसमें एक क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बता रखा है, ग्लोबल जो 2000 से प्रेजेंट जो भी चल रही है, ठीक है, जो फर्स्ट 21st सेंचुरी, जिसमें फोकस किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी लॉस पे किया गया है, इंटरएक्शन ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट, कैसे इंजीनियस राइट्स। ओके, साथ साथ में ये वेव्स किसको उसको एड्रेस करती, क्लाइमेट चेंज को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, कैसे जो हमारा ये इम्पेक्ट कर रहा है मार्जिनाइज कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी फॉरेस्ट में रहती है ना, तो कई बार क्या करते हैं वो फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है, तो उन पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है। बेसिकली ये 21st सेंचुरी के जो इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, उनको क्या करते हैं, उनको ये हाईलाइट करते हैं। इको सोशलिज्म क्या है, बेसिकली ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को मर्ज करता है, और साथ में ये आर्ग्यू करता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म की वजह से, कैपिटलिज्म के वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट की ज्यादा डिमांड करते हैं, प्रॉफिट को ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या, वो अपनी ग्रोथ को एंडलेस, मतलब उनकी ग्रोथ पर रोक नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमिक जिसकी वजह से हमारे क्या जो इन्वायरमेंटल और से सस्टेनेबिलिटी में नहीं रह जाता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, नेचर का ज्यादा यूज करते हैं। और जो ये साथ साथ में बिलीव करते हैं, जो कैपिटलिज्म क्लास है वो क्या करती है, कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या होता है, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल को ज्यादा फोकस नहीं करते, ये प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटाइज देते हैं, ताकि ये अपना प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, इन्वायरमेंटल को नीचे रखेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रिंसिपल क्या, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, और ये क्या, पब्लिक ऑनरशिप रिसोर्सेज नहीं हुआ है, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि पब्लिक जो लोग हैं उनके रिसोर्सेज है, पीपल के रिसोर्सेज है, आप कितना भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल है। फिर इको अनार्किज्म क्या बोलता है कि ये प्रिंसिपल एंटी अथॉरिटिज्म के खिलाफ है। नहीं, ये जो किसका प्रिंसिपल है, एंटी अथॉरिटिज्म का और डिसेंट्रलाइजेशन का, ये किसका, ये हायरार्की पावर के जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ है किसके रिलेटेड की डीप कंसर्न, जो हायरार्की पावर स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, इन्वायरमेंटल को सस्टेनेबल करेगी, वो उसके खिलाफ है। ये जो इको अनार्किस्ट ये बिलीव क्या करते हैं कि आप एक सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो एक हायरार्की सिस्टम पावर का होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम, जिसकी वजह से क्या है, जो हम, जिसके वजह से ही जो क्या है, इन्वायरमेंटल डिस्क्रिप्शन हो रहा है और सोशल ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये इनको मानते हैं कि जैसे इनका रीजन क्या है, जो हायरार्की सिस्टम है, ये जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंटल है वो वो खत्म हो रहा है, उसको डेंजर हो रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है, और वही कारण है सोशल ऑपरेशन का, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया। फेमिनिज्म आपको बता दिया था, सेम वही है कि इसमें एक ये इसमें क्या कंसर्न करता है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन, जैसे एक्सप्लॉइटेशन वुमेन हो रहा है, वैसे ही नेचर में भी नेचर का एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। और ये सिमिलर स्ट्रक्चर पे आर्ग्यू करते हैं, जैसे पेट्रियार्की है, जिसकी वजह से वुमेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और नेचर में हायरार्की की वजह से हो रहा है। ये बेसिकली हाईलाइट क्या करते हैं, जो पेट्रियार्की सोसाइटी है वो एक्सप्लॉइट किसका करते हैं, नेचर का भी और इन्वायरमेंटल का करते हैं, दोनों का कर रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या ये एम्फसाइज करते हैं कि नहीं, हमें नेचर को जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहिए, नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, नेचर को यूज नहीं कर नेचर को ओवर द टाइम, मतलब ओवर एक्सट्रीमली यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी जो ग्रोथ है उस पर लिमिट होना चाहिए, या फिर नेचर की भी इंपॉर्टेंस समझी जानी चाहिए, ओके। फिर मॉडर्न मॉडर्न इकोलॉजी और सोशल इकोलॉजी, और इसके बीच में डीप और सोशल इकोलॉजी के बीच में डिफरेंस, ये चार पॉइंट अभी हम कवर करेंगे, ओके। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार आप लेक्चर को दोबारा देखिए। उस मोस्टली क्या होता है, जो आप लेक्चर को दोबारा देखते हैं तो आपका जो मोस्टली डाउट क्लियर हो जाता है। अगर आपका डाउट फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। ये मॉडर्न इकोलॉजी बेसिकली क्या है, एक अप्रोच है किसकी तरफ, एनवायरमेंटल की तरफ, ठीक है। और ये साथ साथ में क्या बताता है कि कैसे हम, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इंडस्ट्री सोसाइटी है, ये कैसे एक हम ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात बताती है, ठीक है। और जो रेडिकल फॉर्म ऑफ इकोलॉजी में वो क्या बताते हैं कि हमें हमें वापस चला जाना चाहिए सिंपलेस्ट लाइफस्टाइल, जैसे मतलब हम पहले से थे, प्राइवेटी सोसाइटी में थे ना, कि हमें कुछ ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी, हम
तो ये बोलते हैं कि सिंपल लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, डीप रेडिकल इकोलॉजी को फॉर्म बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज कम होनी चाहिए। जो ये मॉडर्न इकोलॉजी है वो बिलीव क्या करते हैं कि ह्यूमन इन जनरलिटी है, पर हम टेक्नोलॉजी एडवांस के थ्रू हम ये क्या है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। हम हम हमें ग्रोथ तो चाहिए, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ को अलाउ करना चाहिए, पर हम उसके ग्रोथ के साथ साथ हम अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर डीप क्या बोलती है, नहीं, हमें वो पुराने समय में जाना चाहिए, और हमें ग्रोथ, इकोनॉमिक पे, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके। अब जो सोशल इकोलॉजी है, सोशल इकोलॉजी किसने की थी? मोरी मोरी बुकची ने 1960। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिटिक किसका रैपिड क्रिटिक किया था, एनवायरमेंटल क्राइसिस का। कैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, इन्होंने बोला था, जो इन्होंने रूट कॉज बताया था इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का, कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में सोशल हायरार्की है, पावर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या है, जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है। पर जो सोशल इकोलॉजी है वो आर्ग्यू करती है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि देर इज सोशल आइसोलेशन। मतलब क्या है, इन्वायरमेंट को अलग रख दिया गया है। ठीक है। और साथ साथ में क्या है, यहाँ पे जो बॉर्डर, जो मतलब हमारे इश्यूज हैं, जैसे सोशल इश्यूज है, पावर डायनामिक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन है इन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और नेचर को वो क्या कर रहा है, वो सोशली पॉलिटिकली उसको वो इंटेक्टली ट्रीटेड कर रहा है, वो मतलब उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो ये बोलते हैं कि सोशल इकोलॉजी क्या बोलते हैं कि हमें नेचर का रूट कॉज पता है, कि नेचर का रूट कॉज क्यों क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी सोशल हायरार्की, पावर स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है एनवायरमेंटल है वो डिग्रेड हो रहा है, और हमें अपने एनवायरमेंटल को वो क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है। ये रीजन बताते हैं। ठीक है। अब है सोशल सोशल और डीप इकोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक ये भी कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जो ओके, जो सोशल इकोलॉजी है वो किस पे फोकस करती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पे फोकस करती है। यहाँ पे हमें नीड है, किसकी जरूरत है, पॉलिटिकल और सोशल चेंज की जरूरत है, ताकि जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सके। साथ साथ में हमें सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए हायरार्की से पावर स्ट्रक्चर, और ताकि जो क्या है, जिसकी वजह से ये क्या करना चाहते हैं कि सोसाइटी को ट्रांसफर कर, हमारे जो सोसाइटी को ट्रांसफर हो, और साथ 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 में ये एड्रेस करते हैं कि हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। जो डीप इकोलॉजी बोलते हैं कि ये बायोसेंट्रिक्स बोलते हैं, पर ये इंस्टिंक्टिव वैल्यू ऑफ नेचर को, ये नेचर को ज्यादा फोकस करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम करनी चाहिए, साथ साथ में हमें जो नेचर है, नेचर की कंजप्शन भी कम करनी चाहिए। ठीक है। नेचर की कंजप्शन भी कम करनी चाहिए। अब लास्ट में है ये डीप इकोलॉजी है, वही सेम है। ये किसने, ये भी एरिस ने 1970 में इन्होंने किया गया था, शैलो इन्वायरमेंटलिज्म। ये किस पे फोकस करता है, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज से फोकस करता है, और ह्यूमन वेलबींग पे फोकस करता है। और साथ साथ में देयर इज अ प्रोफाउंड शिफ्ट बिटवीन ह्यूमन परसीव, कैसे ह्यूमन इंटरैक्ट करे इन्वायरमेंटल के साथ, कैसे हम एक बायोसेंट्रिक अप्रोच ले, कैसे हम इकोसेंट्रिक अप्रोच ले, कैसे हम ह्यूमन और जो हमारा इकोलॉजिकल वेब है उसको हम कैसे इंटर